नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। शुरू करेंगे स्पेशल बुलेटिन और दिखाएंगे आपको पहली बड़ी खबर। किसानों की हिमायत सरकार पर हमला। खबर लखनऊ से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान है और उनकी आय बढ़ाने के दावे पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद के किसानों से बातचीत में उनकी समस्याएं सामने आई। अखिलेश यादव ने कहा कि खाद, डीजल और बीज महंगे होते जा रहे हैं। बिजली समस्या और स्मार्ट मीटर को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि गांव को स्मार्ट बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने, एजेंसियों के दुरुपयोग और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि आगामी चुनाव में पीडीए समीकरण भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में किसान हैं और उत्तर प्रदेश का फैलाव भी वहां से। इधर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पे तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसको कोई राहत नहीं पहुंचा पाए और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। जो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या देश में की है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं किसान और मजदूरों को मिलाकर के। अगर हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान और मजदूर मिल आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, और देश का आंकड़ा तो और भयावह है। वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8000 रुपए के लगभग है, 8000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़ा निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। इसी खबर में हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, सवाल है आपसे। अखिलेश यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महंगाई और बिजली संकट पर पीडीए से भाजपा को उठाने का दावा, ये सब उन्होंने दावे किए हैं। क्या कुछ सच्चाई है और आपको क्या जानकारी आपको मिली है, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को गाजियाबाद का उनका दौरा था, जहां पर उनका किसानों के साथ जो है वार्ता थी और वार्ता में जेआई के माध्यम से किस प्रकार से वो आगे बढ़ सके, इसको लेकर चर्चा होनी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है अखिलेश यादव जो है गाजियाबाद नहीं जा सकते। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके द्वारा जो है सरकार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि अगर केंद्र सरकार की जो योजना थी किसानों की, उनकी आय को दोगुना कर दिया जाएगा, तो उस पर जो है अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि इस वक्त जो है किसानों की आय जो है सिर्फ 12,000 से 13,000 रुपए ही रह गई है। जिस प्रकार से उनके द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अमेरिका से जो डील हुई है और जब अमेरिका से जो प्रोडक्ट भारत आएंगे, उसकी वजह से भी जो है किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस पर जो है सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है। वहीं पर एमएसपी को लेकर के भी इनका साफ तौर से कहना था कि समाजवादी पार्टी की अपनी तरफ से ऐलान करती है कि 23 फसलों पर जो है एमएसपी देगी और जिसमें दूध भी शामिल होगा अगर उनकी बनती है। किसानों को लेकर के जो है अखिलेश यादव के द्वारा ये बयान रहे। अगर हम बिजली संकट की बात करें और स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो वहीं पर साफ तौर से अखिलेश यादव का ये कहना रहा कि जिस प्रकार से बिजली संकट की समस्या जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए समस्या बढ़ती जा रही है, वहीं पर जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर में जो है मन चाहे बिल आ रहे हैं, जिसको लेकर के आम जनता काफी परेशान है, उसका आक्रोश भी जगह जगह देखने को मिल रहा है। इस पर उनका कहना था कि इसमें पूरी मिली भगत करके और
जो कंपनी के माध्यम से इस प्रकार से जनता के ऊपर स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जो नियमानुसार जो है किसी भी मीटर को जनता के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। जब जनता जो चाहेगी वो ही मीटर जो है लगवा सकती है। ये एक नियमानुसार है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ये जनता को जो है बिजली मीटर से और दोनों से ही जो है प्रॉब्लम हो रही है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस प्रकार से कई बार जो है महिला आरक्षण के सवाल पर जो है जवाब दिया, वहीं पर अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना रहा कि महिला आरक्षण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का सिर्फ दिखावा था। उनका सीधा एक रास्ता था परिसीमन को लेकर के, और परिसीमन के माध्यम से जो है वो अपने 2029 के चुनाव की अपनी तैयारी कर रहे थे कि परिसीमन अपने आधार पर करेंगे, और जिसका सहारा उनकी तरफ से महिला बिल को ला करके किया गया। जो 2023 में जो पास हो चुका है सभी पार्टियों के सहयोग से बिल की पास करने के बाद जो है उसमें अपनी रणनीति और राजनीति को जो है किस प्रकार से 29 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, तो उसके तहत जो है इन बिलों को लाया गया था। तो कह सकते हैं कि चाहे महिला बिल हो या किसानों की समस्या हो या आम जनता के बिजली बिल की समस्या, इन्हीं को लेकर के जो है आज अखिलेश यादव मीडिया के सामने मुखातिब हुए। और हालांकि इनको गाजियाबाद किन कारणों से नहीं जा सके वो उन्होंने जरूर नहीं बताया, लेकिन उनका ये कहना रहा कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है किसानों से जो है AI के माध्यम से कैसे अपने फसल की बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो PDA से भाजपा को उठाने का दावा किया गया है। इन तमाम बातों के पीछे, इन तमाम आरोपों के बीच सरकार को घेरा है अखिलेश यादव ने। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, बीमार सिस्टम का दर्दनाक सच। बीमार सिस्टम का दर्दनाक सच अब पंखाजूर के अंदरूनी गांव से सामने आ रहा है, जहां एक लकवाग्रस्त युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली और मजबूरन 20 ग्रामीणों ने उसे खटिया में लाद कर 19 किलोमीटर पैदल सफर तय किया। यह तस्वीरें सिस्टम पर सीधा तमाचा हैं, जहां 21वीं सदी में भी एक लकवाग्रस्त युवक को एम्बुलेंस नहीं बल्कि खटिया नसीब होती है। यह मामला नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा से लगे बीनागुड़ा गांव का है, जहां आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क दोनों नदारद हैं। 3 दिन तक एम्बुलेंस नहीं मिली और आखिरकार 20 ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर तक मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है। खटिया में बंधा यह युवक बिना गुना गांव का रहने वाला है। मर्रा पदा के जिसे 3 दिन पहले लकवा मार गया था। परिवार सुबह 7 बजे 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करता रहा, लेकिन सिस्टम सोता रहा। जब कोई मदद नहीं मिली तो गांव के लोग खुद भगवान बन गए। 20 लोगों ने खटिया उठाई और 19 किलोमीटर लंबा जानलेवा सफ़र शुरू किया। कांकेर से संवाददाता मिंटू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिंटू, ये क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनका कौन जवाबदेही दे रहा है? पंखाजूर में ये लकवाग्रस्त व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिली, क्या कुछ कहना है प्रशासन की तरफ से? कुछ संज्ञान लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्र जो छोटे बेटिया कहा जाता है वहाँ के बीनागुंडा गांव का है, जहाँ पे 3 दिन पहले एक लकवाग्रस्त जो व्यक्ति था वो काफी समय से 108 पे कॉल करके जो है एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से ही क्षेत्र में एम्बुलेंस सुविधा जो है पूरी तरह ठप थी, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने करीब 20 ग्रामीणों ने उनको खाट पे एम्बुलेंस बनाकर उसको बेटिया तक थाना तक पहुंचाया। वहां पे BSF कैंप में उनका उपचार हुआ, फिर आगे रिफर किया गया। आपको बताना चाहूंगा, मरता क्या ना करता, क्योंकि ये जो लकवाग्रस्त व्यक्ति है जो काफी लकवा हो गया था और बीमारी से ऐसे जूझ रहा था जो एकदम हालत खराब थी, जिसके कारण जो है ग्रामीणों ने उसको खाट पे लेते हुए जो है मुख्यालय तक पहुंचे और वहीं पे उनका इलाज चला। सबसे बड़ा सवाल शासन प्रशासन की है कि यहाँ पे लापरवाही देखने को मिला है
क्योंकि 108 जैसी सुविधा यहाँ पे पूरी तरह ठप है। जब इस विषय में अधिकारी से चर्चा किया गया, बात किया गया, तो उनका कहना है कि उनको यहाँ लाया गया मुख्यालय में, वहाँ पे उनका चिकित्सक चल रहा है। जी मिंटू जी, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही है कि लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं है, जिम्मेदार कौन है इसके पीछे, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? ये देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो ये तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही, क्योंकि काफी समय से जो है यहाँ जो क्षेत्र है, जिले का अंदरूनी क्षेत्र, पखांडी क्षेत्र जो कहा जाता है, वहाँ पे जो एम्बुलेंस सुविधा है एक पहले से ठप थी। कुछ दिन पहले, कई महीनों पहले जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है यहाँ पे आंदोलन किया गया था, जिसके बाद शासन प्रशासन द्वारा इनको आश्वासन दिया गया था कि हॉस्पिटल की जो भी जरूरतमंद जो भी सुविधा है उनके मांग अनुरूप पूरा किया जाएगा। जिसके बावजूद यह हॉस्पिटल द्वारा जो है यहाँ पे 108 की सुविधा को दुरुस्त नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। जी मिंटू जी, ये तो लकवाग्रस्त मरीज है, लेकिन अचानक से कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो वहाँ उन मरीजों को कैसे पहुँचाया जाएगा? वहाँ एम्बुलेंस ही नहीं है तो? ये सबसे बड़ा सवाल जो ये सिस्टम है, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार नहीं है, सिस्टम ही बीमार है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मरीज जो दुर्घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं जो जान जाती है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम की विफलता है, जिसके चलते जो बड़ी दुर्घटना होती है। और दुर्घटना के बाद जो हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य कहीं ना कहीं एम्बुलेंस ने लिया था, 108 ने जिम्मेदारी ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी यहाँ पे फेल नजर आ रही है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के जो विकास के दावे हैं वो बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र जो है, ये जिले के जो अंदरूनी क्षेत्र है, यहाँ पे विफल नजर आ रहे हैं। जी मिंटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांकेर की ये तस्वीरें बहुत ही चिंताजनक हैं। यहाँ से बीमार सिस्टम का दर्दनाक अक्सर सामने आया है। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, घाटमपुर में भीषण अग्निकांड की। घाटमपुर के पोस्ट ऑफिस रोड स्थित एक किराना एजेंसी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में दम घुटने से दुकानदार राम किशन की मौत हो गई है, जबकि एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि भोर पर आग उस समय लगी जब परिवार के लोग ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। नीचे दुकान से उठते धुएं ने घर व आसपास की दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग और राहत को बचाव कार्य के दौरान फंसे परिवार को बगल के मकान की छत से रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान जलकर खाक हो गया है। झुलसे लोगों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जैसे प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा है। सो रहे थे सब लोग। हमारा सत्यनारायण नाम है। आग लगी है, कैसे क्या घटना, कितना नुकसान हुआ है? अब नुकसान का तो क्या बता, नुकसान का सब लोग देख ही रहे हो, नुकसान का तो बताना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब अब ये भी नहीं पता कई बजे लगी है। झाड़ू वाला सुबह आया 3:30 बजे, तो उसने जगाया कि भैया तुम्हारे कपड़े की दुकान में आग लग गई है। तो हाँ, सब लोग नीचे उतर के आए तो हमने देखा कपड़े की दुकान का शटर उठाया, एकदम धुआं हो गए। तो सब लोग हम ऊपर बजे, भैया बड़े वाले भैया वो न भाग पाए, पता नहीं कहाँ गए। हम तो सब लोगों को ऊपर ले गए, सबको निकाला। भैया का पता नहीं कहाँ रहे, उनको बहुत ढूंढते हुए मिल गए। कानपुर से इस खबर पर हमारे साथ विवेक पाल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो घटना है अग्निकांड की, इसमें बताया जा रहा है राम किशन की मौके पर मौत हो गई है, आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं। अभी क्या स्थिति है मौके पर? जो झुलसे हुए परिवार के लोग हैं उनका इलाज कैसा चल रहा है और क्या स्थिति है अभी मौके पर, दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से घाटमपुर में अग्निकांड हुआ है, तो बताया जा रहा है कि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि करीबन 1 दर्जन के आसपास जो दुकानें हैं, जो थोक की दुकानें थी, जो एजेंसियां थी, वो पूरी तरीके से जल के राख हो गई हैं। और जो राम किशन जो दुकानदार थे, जो मालिक थे, वो दुकान के अंदर ही उनकी जलकर के मौत हो गई। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो घटना है वो भोर पहर के तकरीबन 4 बजे के आसपास की है। और वहीं
जो बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची हैं और एसडीएम घाटमपुर अविचल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे हैं, पूरी घटनाक्रम का जो जांच कर रहे हैं। और वहीं स्थानीय विधायिका सरोज सुरील भी जो घायल हैं, जो दुकान में नुकसान हुआ है, अधिकारियों से लगातार बात कर रही हैं कि किसी भी तरीके से लापरवाही न बरती जाए और जो घायल है उनका बेहतर उपचार हो सके। इसको लेकर के व्यापार मंडल भी मौके पर पहुंचा था और व्यापार मंडल भी लगातार अधिकारियों से यही मांग कर रहा है कि जो नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आग का जो विकराल रूप देखने को मिला था उसमें तकरीबन अंदाजा व्यापारी लगा रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है। जो दुकानदार थे उनकी जल करके मौत हुई है और जो उनके परिजन जो बचाने के लिए बार बार दुकान के अंदर जा रहे थे वो भी आग के चपेट में आने से झुलस गए हैं। उनका जिला अस्पताल कानपुर में इलाज चल रहा है। जो लगातार अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, जो तहसील के अधिकारी हैं, वो लगातार पूरी घटनाक्रम में नजर बनाए हुए हैं और गहनता से जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरी घटनाक्रम में वो एक सफाई कर्मी जब सुबह सफाई करने वहां उस स्थान पे पहुंचा था तभी घटना की जानकारी हुई, जो कि पूरा परिवार जो था व्यापारी का वो छत पे सोया हुआ था। जब सफाई कर्मी की ओर से जानकारी दी गई तो घटना उसी दौरान जो अब तक आग ने विकराल रूप ले रखा था और आनन फानन में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची थी और 6 घंटे के तकरीबन आग को बुझाने में समय लगा है। और वहीं लगातार जो स्थानीय स्तर से जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी अलर्ट मोड पे है, किसी तरीके से अगर जो घायल को बेहतर उपचार मिल सके, लापरवाही ना हो। और वहीं खुद भी हर पहलू की जांच कर रही नगर पालिका की टीम है, वो भी उतने एरिया को सील कर दिया है कि कोई भी भारी वाहन न गुजरे, ताकि जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम लगाई गई थी उनको किसी प्रकार की असुविधा हो सके। जी विवेक, 6 घंटे का कड़ी मशक्कत के बाद फायर ने इसको जो है आग पर पाया था। अभी परिवार की क्या स्थिति है, परिवार का क्या कहना है? परिवार का कहना है कि जिस तरीके से ये जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिस तरीके से जितना नुकसान हुआ है तो उनका वो सरकार से यही आस लगाए, लगातार वो विधायक से भी गुहार लगाई है। जो एसडीएम पहुंचे थे वहाँ मौके पर घटना स्थल पे, उनसे भी परिजनों ने यही गुहार लगाई है कि जो उनका नुकसान हुआ है सही से जांच करके उनके सहायता दी जाए और जो व्यापारी के आग से मौत हुई है जल करके उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार इस समय स्थिति में उसको कहते जितना नुकसान हुआ है कुछ उसकी भरपाई हो सके, जिससे कि बच्चों के जीवन में कोई ना देगी, क्योंकि जिस तरीके से। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो इस अग्निकांड में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है बड़ी खबरों में। और अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे होमगार्ड परीक्षा को लेकर। कानपुर शहर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के चलते जबरदस्त हलचल देखने को मिली। पहली पाली की परीक्षा समाप्त होते ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे एक समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि रेलवे प्रशासन और आरपीएफ की मुस्तैदी ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। बता दें कि शहर के विभिन्न इलाकों में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां सुबह से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों अभ्यर्थी पहुंचे। पहली पाली की परीक्षा संपन्न होते ही सभी केंद्रों से परीक्षार्थी अपने गंतव्य की ओर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर कूच करने लगे, जिससे स्टेशन परिसर में तिल रखने की भी जगह नहीं बची। आज यूपी होमगार्ड गया था उत्तर प्रदेश, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ और बहुत ही बढ़िया पेपर था। हाँ नॉर्मल था क्वेश्चन। हाँ सुविधा 1 नंबर की दी जा रही है। प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। हाँ और सारे बच्चे पेपर देकर तुरंत निकले, इसलिए ट्रेन लगी हुई है स्टेशन पर। होमगार्ड का पेपर था, पेपर अच्छा हुआ है। हाँ। जिस
हाँ जी, सुविधाएं अभी तो सब सुविधाएं हैं, सुविधाएं कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मदद कर रही, पूरी मदद कर रही। आज देखिए जो होमगार्ड का पेपर है उसमें एक दिन में करीब 40,000 का अनुमान है। उसमें से अब कितने हमारे परीक्षार्थी रेलवे स्टेशन पे आते हैं वो देखने वाली बात होगी। हमारी तैयारी पूरी है। हमारे 6 से 7 रेक हमारे तैयार हैं, तो जिस डायरेक्शन की भीड़ हमें आवश्यकता होगी उसके हम रेक चलाने में तैयार हैं। मेनली प्रयागराज और लखनऊ की तरफ की भीड़ एक्सपेक्टेड है। लगभग हमें लगता है 5 से 10,000 तक दोनों पारियों को मिला के लोगों को आना चाहिए। होमगार्ड की परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा कानपुर में 3 दिन चलेगी। आज होमगार्ड परीक्षा का पहली पारी छूटने के बाद जो परीक्षार्थी है वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचे हैं। मैं खड़ा हूं इस समय 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हैं ट्रेन आई है। जो परीक्षार्थी है वो अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रेनों में परीक्षार्थियों की हाचाहाच भीड़ देखने को मिल रही है। वही परीक्षार्थी है जिनको घर जाना है। वही रेलवे की तरफ से 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। रेलवे लगातार परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए रेलवे पूरी तत्पर है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर कानपुर से संवाददाता मोहित पांडे जुड़ गए हैं। मोहित, आज होमगार्ड की परीक्षा थी और स्टेशन की जो तस्वीरें हैं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और आपने वहां कवर भी किया, क्या स्थिति अभी दर्शकों को बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि आज होमगार्ड परीक्षा का पहला दिन है। ये जो परीक्षा है कानपुर में 3 दिन चलेगी और कानपुर में इसमें 53 केंद्र बनाए गए हैं। और जो परीक्षार्थियों की बात करी जाए तो कम से कम 1 लाख जो परीक्षार्थी है वो पेपर देने कानपुर आएंगे। और परीक्षा देने के बाद आज पहला दिन था और जो परीक्षार्थी अपने घर की ओर लौट रहे थे तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली है। जो परीक्षार्थी है वो झांसी, लखनऊ और प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में जो थे उनकी जो भीड़ थी उनको जब भीड़ ज्यादा हो गई उसके बाद उनको आरपीएफ और रेलवे का जो प्रोफेशनल स्टाफ था उनको संभालने की पूरा प्रयास किया है। तो जो ऐसे कोच है उसमें परीक्षार्थी नाम उसे इसी तरीके से परीक्षार्थियों के काफी स्टेशन में भीड़ देखने को मिली। सर मोहित, परीक्षार्थियों के लिए कोई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, कोई व्यवस्था सरकार ने उनके लिए की है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षार्थी उनके लिए रेलवे में 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई है। जो स्पेशल ट्रेन झांसी हो गया, इटावा हो गया, प्रयागराज हो गया, होते हुए परीक्षार्थियों को लेकर जाएगी। अगर ज्यादा परीक्षार्थियों की भीड़ देखी जाएगी तो 2 रैक और एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। जब भीड़ अधिक होगी तो वो 2 रैक और भी चला जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज कानपुर में होमगार्ड की परीक्षा थी और होमगार्ड परीक्षा देने आए सभी को अपने घर तक पहुंचाया गया है। बात करें अगली बड़ी खबर की। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन खत्म। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से विशिष्ट दर्शन वीआईपी दर्शन का विकल्प हटा दिया गया है। अब वेबसाइट पर केवल सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन के विकल्प उपलब्ध रहेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार सुगम दर्शन में श्रद्धालु रामलला, राम परिवार और परकोटा के साथ 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं सामान्य दर्शन पास में शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और कुबेर टीले के दर्शन भी शामिल होंगे। ट्रस्ट ने दर्शन के पास की बुकिंग सीमा भी घटा दी। अब एक पास पर अधिकतम 5 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि पहले संख्या 8 थी। बढ़ती मांग के बीच सुगम और सामान्य दोनों दर्शनों के 8 मई तक ही सभी स्लॉट पहले ही फुल हो चुके हैं। ट्रस्ट का मानना है कि यह बदलाव दर्शन व्यवस्था में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भारतीय परिधान में दर्शन करने की सलाह भी दी है। पुरुषों को धोती कुर्ता या धोती पजामा या महिलाओं को साड़ी या दुपट्टे के साथ पारंपरिक परिधान पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि यह भी अनिवार्य नहीं है। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। खुले में दवाइयां एक्सपायरी डेट खराब, गायब। अंबिकापुर के सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित 100 बिस्तर अस्पताल में बीती रात औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें व्यवस्थाओं की पोल खुल गई।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई की कमी पाई गई। वहीं दवाइयां खुले डिब्बों में रखी मिली। दवा रैंक में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का उल्लेख भी नहीं था, जो मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम में स्टाफ अनुपस्थित मिला और पुरुष वार्ड में महिला मरीज भर्ती पाई गई। अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति पंजीकरण और आपातकालीन संपर्क सूची भी अपडेट नहीं मिली, जिससे प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई। डॉक्टर शुक्ला ने अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक रेफर पर रोक लगाई जाए, हीटवेव से निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जाए और जन औषधि केंद्र जल्द शुरू किया जाए। साथ ही सभी कमियों को अगले निरीक्षण से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।